अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। दुनिया के दो अहम दारुल हुकूमत और दोनों में सियासी खलबली। हम बात कर रहे हैं वाशिंगटन और लंदन की। हालात का जायजा लेंगे आज के शो में। तो शुरू करते हैं व्यू 360। सदर ट्रंप की सदाकत और FBI की गैर जानिबदारी पर सवालात। The FBI is honest. क्या बरतानवी इंतखाबात ब्रेक्सिट पर एक और रेफरेंडम साबित हो रहे हैं? Conservative Party has won the most seats and probably the most votes. और माह रमजान में दूसरों की कुर्बानियों का एतराफ। आजाद मैंने इस्लाम के बारे में मजीद कुछ सवाल पूछे और मैंने कुछ नई चीजें सीखी। शुरू करते हैं बरतानिया से, जहां आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी अब तक चंद नशिस्तों की कमी से पार्लियामेंट में अपनी सादा अक्सरियत बरकरार रखने में नाकाम नजर आ रही है। 650 रुकनी पार्लियामान में सादा अक्सरियत के लिए 326 नशिस्तें दरकार हैं, जिन्हें अगर एक पार्टी हासिल नहीं कर पाती तो मुल्क में मखलूत हुकूमत तश्कील होगी। 261 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन ने वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। ताहम मे ने आज बल्कि बरतानिया से मुलाकात की है और हुकूमत साजी की इजाज़त भी मांगी है। इंतखाबात में वोट डालने की शरह तकरीबन 67% रही। अब तक के नताइज के मुताबिक 12 पाकिस्तानी नजाद और 12 ही भारतीय नजाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। बरतानवी इंतखाबात के नताइज से क्या साबित हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे लंदन में मौजूद तज्जियाकार शमा जुनेजो से। शमा, वेलकम टू व्यू 360। थेरेसा मे ने ब्रेक्सिट के बाद इंतखाबात इस उम्मीद से कराए कि यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात में उनकी पोजीशन मजबूत होगी। ये जो नताइज सामने आए हैं, क्या ये कंजर्वेटिव पार्टी की ब्रेक्सिट से मुतालिक पॉलिसी पे भी एक रेफरेंडम नजर आ रहा है? नहीं, ये तो पॉलिटिकल कैटास्ट्रोफी एक उन्होंने क्रिएट की है कि उनको चाहिए थी कि सर्टेनिटी और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ वो जाती। अब हालत ये है कि जो उनकी अपनी जो सीटें थी वो 12 सीटें गंवा बैठी हैं और सिंपल मेजॉरिटी से भी हट गई हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी गैम्बल थी जो कि फ्लॉप हुई और उससे ये हुआ कि उनकी अपनी पार्टी के काफ़ी बड़े नाम, दूसरी पार्टीज के बड़े नाम, वो सारे निकल गए। तो इसका मैं नहीं समझती कि एक उनको सर्टेनिटी होगी, बल्कि ये है कि मोर केओस, मोर अनसर्टेनिटी और मोर वल्नरेबल पोजीशन के साथ अभी जो 11 डेज में जो नेगोशिएशंस हो रही हैं EU के साथ, UK की, उस हालत में ब्रिटेन जाकर बैठेगा कि हम लोग बहुत ही एक वल्नरेबल पोजीशन पर होंगे। जी शमा, और अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें तो उन पर बहुत प्रेशर था खुर्रम शहजाद भट्ट के लंदन हमलों में मुलव्वस होने के बायस, लेकिन फिर भी 12 पाकिस्तानी जीते हैं। क्या ये ज़्यादातर पाकिस्तानी अक्सरियत के इलाकों में जीते हैं या कुछ और सिचुएशन है? देखिए, 2 फैक्टर्स हैं खुर्रम शहजाद के हवाले से और ये जीतने के हवाले से। खुर्रम शहजाद या उसके साथ जितने भी टेररिस्ट थे, उसमें आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी कई लोगों ने, बशमूल पाकिस्तानी कम्युनिटी के भी कुछ लोगों ने शिकायत की थी। यहाँ की जो एजेंसीज हैं वो एजेंसीज के रेड फ्लैग पर थे, रेडॉर पर थे। अगर उनको वो ट्रैक करने में या उनको पता नहीं चला कि वो किस किस्म का प्लान कर रहे थे, तो ये एजेंसीज का फॉल्ट है, इसमें आप कम्युनिटी को ना दें। नंबर 2 ये है कि यहाँ पर अभी भी मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इतना इंटीग्रेट नहीं किया है उसने, जिस तरह सादिक खान ने किया है, जो कि मेयर लंदन है। उनको पूरे लंदन ने ओवरवेलमिंगली उनको सपोर्ट किया, जिसमें गोरे भी थे, यूरोपियंस भी थे, या जिसमें सारी कम्युनिटीज थी, और उनको उन्होंने चूज किया बिकॉज ही वाज द बेटर कैंडिडेट देन गोल्डस्मिथ। लेकिन जो पाकिस्तानी यहाँ पर जो MPs हैं वो मोस्टली अपने एरियाज में आते हैं, ब्रादरी पॉलिटिक्स है, और उनमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि मैं नहीं समझती कि वो इंटीग्रेट कर रहे हैं ब्रिटिश सोसाइटी में जिस तरह उनको करना चाहिए। थोड़ा शमा इश्यूज की बात करते हैं कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो तो इमिग्रेशन और दाखिली सिक्योरिटी पर लेबर पार्टी की निस्बत ज्यादा सख्त मौक़िफ़ रखती है। अब जबकि वो अपनी अक्सरियत भी दोबारा हासिल नहीं कर पाई, तो इससे बरतानवी अवाम की तरजीहात के बारे में आप क्या कहेंगी? कौन से इश्यूज उनके लिए अहम रहे? देखिए, बरतानवी अवाम को ब्रेक्सिट से यकीन करें, कोई अभी जो वोटिंग हुई है और जिस तरह लेबर ने गेन किया है, लेबर ने ब्रेक्सिट की वजह से नहीं किया। जो एक आम बरतानवी है वो चाहता है कि उसको NHS में मैक्सिमम फवायद हों, या जो डिमेंशिया टैक्स का इन्होंने अनाउंस किया था कंजर्वेटिव्स ने, फिर उन्होंने उसको विथड्रॉ किया, लेकिन उसका उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। तो जो आम बरतानवी है वो उसने अभी जो वोट दिए वो इस वजह से नहीं दिए कि ब्रेक्सिट निगोशिएशन पर जाएंगी, क्योंकि उस मामले पर कंजर्वेटिव्स के अपने भी पार्टी रहनुमा ब्लेम दे रहे हैं मे को कि उन्होंने पार्टी कैंपेन को इतना मौसर तरीके से नहीं चलाया, वो किसी डिबेट में नहीं गई। डिबेट्स में जो बातें होती थी वो ब्रेक्सिट पर
اگر اٹھا کر دیکھ لیں ابھی فائل ریکارڈ کسی ڈیبیٹ میں بریکسٹ پر نہیں ہوا. ساری باتیں NHS پر ہوتی تھی, فیسز پر ہوتی تھی, سوشل سروسز جو ہیں وہ لوگوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ رہی ہیں, ڈومیسٹک پالیسی ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ رہی. بہت شکریہ شمع جنید جو ہمارے ساتھ تھی لندن سے. شمع آپ کا بہت شکریہ ہمیں یہ انسائٹ دینے کا. تھینک یو شمع. اور ایک ماہ تک امریکہ میں طرح طرح کی قیاس آرائیوں کو جنم دینے کے بعد توقع تھی کہ گزشتہ روز FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی کی سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی میں سماعت ان کی برطرفی کے پیچھے چھپے عوامل پر سے پردہ اٹھا دے گی, اور یہ بھی بہتر طور پہ واضح ہو جائے گا کہ صدر ٹرمپ نے ان کو برطرف کرنے کا غیر معمولی فیصلہ لیتے ہوئے کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا تھا یا نہیں. اس سماعت سے کیا ثابت ہوا, اس بارے میں تفصیلات کے لیے چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے ندیم یعقوب کے پاس. ندیم, آپ کیپٹل ہل پہ ہیں جہاں پہ کل کومی کی ٹیسٹمنی ہوئی تھی, سب کی نظر تھی اس پہ, کیا اہم نکات سامنے آئے؟ دو تین چیزیں بہت اہم ہیں اس سماعت کے حوالے سے. سب سے پہلے جو چیز سب سے پہلے جس پہ کومی نے بات کی وہ یہ تھی کہ جو وجوہات بیان کی صدر ٹرمپ نے اور انتظامیہ نے ان کی برطرفی کے حوالے سے وہ غلط تھی. اس بارے میں انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. جو مین وجہ انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا اور واضح کیا کہ انہیں ان کے عہدے سے اس لیے برطرف کیا گیا کیونکہ FBI روسی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی جب بھی ان کے صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی یا ان کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ اس بارے میں انکمفرٹیبل تھے, اس بارے میں کمفرٹیبل نہیں تھے, اور انہیں یہ تاثر ملا کہ صدر ان کو عہدے پر برقرار اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے بدلے میں شاید کوئی فیور چاہتے ہیں. اور وہ فیور یہ تھی کہ صدر نے ان ملاقاتوں کے دوران جیمز کومی سے کہا کہ آپ, ان کی خواہش ہے کہ میری خواہش ہے کہ آپ جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں مائیکل فلین, جو کہ اگین جن کے بارے میں تحقیقات ہو رہی تھی روسی مداخلت کے بارے میں, معاملات کے بارے میں, اس کو ختم کر دیں. ایک یہ. دوسرا یہ کہ وہ اس لیے بھی کمفرٹیبل نہیں تھے کیونکہ ایک 1-to-1 جب ملاقات ہوتی ہے صدر کے ساتھ, نارملی اٹارنی جنرل ہوتے ہیں یا دوسرا جو سٹاف ہے وہ ساتھ ہوتا ہے, لیکن اس میں وہ کمفرٹیبل نہیں تھے اور اسی لیے انہوں نے وہ میموز لکھنے شروع کیے ملاقاتوں کے بعد جن کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا. سماعت کے دوران جو سوال و جواب ہوئے سینیٹرز کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک چیز بہت واضح تھی جس پر جیمز کومی بار بار زور دیتے رہے, اور وہ تھا کہ FBI ایک غیر جانبدار ادارہ ہے اور صدر ٹرمپ اس میں مداخلت کر کے اس کی غیر جانبداری کو نقصان پہنچاتے ہیں. کیا تاریخی طور پر یہ درست ہے کہ FBI ایک غیر جانبدار ادارہ ہے؟ وہ دیکھیے اس رپورٹ میں. جمعرات کو سینٹ کے سامنے پیشی کے دوران FBI کے سابق سربراہ جیمز کومی نے ایک ہی موضوع پر بار بار زور دیا اور وہ تھا FBI کی خود مختاری. The FBI is honest, the FBI is strong, and the FBI is and always will be independent. صدر ٹرمپ کے خلاف جیمز کومی کے تقریباً تمام الزامات کے پیچھے یہی موضوع نظر آتا ہے. جیمز کومی کو لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ ان دیرینہ روایات کے لیے خطرہ ہیں جو امریکی صدور کو FBI کے معاملات میں مداخلت سے باز رکھتی ہیں, مگر یہ رکاوٹ ہمیشہ موجود نہیں رہی. حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں امریکی صدور کئی اشروں تک اور اکثر نامناسب طور پر FBI کے ڈائریکٹر ایڈگر ہوور کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے. ہوور تقریباً 50 سال تک ادارے کے سربراہ رہے. تاریخ دان ڈگلس چارلز نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا, FBI بنیادی طور پر خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کا ایک سیاسی بازو تھا جو امریکی خارجہ پالیسی اور سیاسی ناقدین کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا اور انہیں نقصان پہنچاتا. مگر یہ سب اس وقت تبدیل ہوا جب محکمہ انصاف نے FBI اور وائٹ ہاؤس کے معاملات سے نمٹنے کے لیے نئے قواعد و ضوابط وضع کیے. محکمہ انصاف کی موجودہ گائیڈ لائنز کے مطابق صرف اٹارنی جنرل یا نائب اٹارنی جنرل ہی وائٹ ہاؤس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس سے آگے اگر صدر FBI کے ڈائریکٹر پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کسی معاملے میں جاری تحقیقات کو بند کریں, یہ ایک غیر معمولی بات ہوگی. مگر اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے. محکمہ انصاف کے قواعد و ضوابط قانون نہیں, صرف رہنما اصول ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ نے کومی کے ساتھ گفتگو میں قانون کی خلاف ورزی کی یا صرف اصول توڑے؟ ندیم, ٹرمپ ٹیم کی طرف سے کیا ری ایکشن سامنے آیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کل
इस पेशी के दौरान या उसके बाद सदर ट्रंप ने कोई ट्वीट नहीं किया। आज सुबह उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जेम्स कोमी ने गलत बयानी से काम लिया है। फिर दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयानात से मैं सच साबित होता हूँ। उनके लॉयर ने बल्कि खुद सदर ने एक ट्वीट में कहा कि जेम्स कोमी लीकर हैं, जिसका मतलब ये या उनका इशारा उस मेमो की तरफ था जिसके बारे में जेम्स कोमी ने कल समात में दौरान बताया कि उन्होंने वो अपने एक दोस्त को भेजा था कि वो मीडिया को लीक कर दे। और उनके लॉयर ने कल बहुत से इल्ज़ामात को रद्द किया और उनमें दो बहुत अहम था। एक ये कि सदर ने उनसे वफादारी का अहद नहीं मांगा और दूसरा ये कि उनके बारे में तहकीकात के हवाले से उन्हें बरतरफ नहीं किया। बहुत शुक्रिया नदीम याकूब, हमें वाशिंगटन की अहम सियासी सरगर्मियों की अपडेट दे रहे थे। थैंक यू नदीम। और ताज़ा तरीन खबरों, मुनफरिद फीचर्स और वीडियोस के लिए ये हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप हमारे सिलसिले जनूबी एशिया में हथियारों की दौड़ के तीसरे हिस्से में चीन के किरदार पर एक तफसीली मजमून पढ़ सकते हैं। और अब देखेंगे वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आने वाले इंटरेस्टिंग वाक़यात और अहम खबरों की झलकियाँ। चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से अगवा होने वाले चीनी शहरियों के हवाले से कहा है कि मुमकिना तौर पर इन्हें पहले ही हलाक कर दिया गया है। तुर्की के सदर ने कतर में कायम तुर्क फौजी अड्डे पर 3000 तक तुर्क फौजियों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। कतर और तुर्की के दरमियान एक और मुआहदे के तहत दोनों ममालिक की अफवाज की तरबियत के लिए ताउन और मुश्तरका फौजी मशकें की जाएंगी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से हसास मालूमात मीडिया को फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर रियलिटी विनर को फेडरल जज ने जेल भेजने का हुक्म दिया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रियलिटी के पास मजीद हसास मालूमात मौजूद हैं और वो जमानत पर रिहा होने की सूरत में अमेरिका से भाग सकती हैं। न्यूयॉर्क की अदालत ने मुश्तरका फैसला सुनाते हुए 2 चिंपैंजीज को जानवरों की पनाहगाह से कुदरती माहौल में आजाद करने के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा है कि चिंपैंजीज को इंसानों जैसे हकूक हासिल नहीं हो सकते। माह रमज़ान का असल मकसद है इबादत और कुर्बानी। हाल ही में वाशिंगटन डीसी के करीब कायम एक मारूफ मस्जिद दारुल हिजरा में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया ताकि उनकी कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया जाए। वहाँ चलते हैं सबाशा खान के साथ। With that, we have ended our day of fasting and we have begun our night of prayer. आज का दारुल हिजरा इस्लामिक सेंटर का इफ्तार कुछ मुख्तलिफ है क्योंकि आज यहाँ मुसलमान कम्युनिटी के साथ रोजा खोलने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी मौजूद हैं। जैसे कि कुरान में है कि हमारा खाना उनके लिए और उनका खाना हमारे लिए जायज़ है। कुरान की इस दलील के तहत कि लोगों का मिलकर खाना खाना उन्हें करीब ला सकता है, आज हम इकट्ठे खाना खाएंगे और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। फेयरफैक्स पुलिस डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता एडी एस्कराटे साबका मरीन हैं और ये मस्जिद उनके लिए नई नहीं, वो यहाँ 9/11 के ज़माने से आ रहे हैं। मुझे बहुत से मुख्तलिफ और काबिल तारीफ लोगों से मिलने का मौका मिलता है जिनसे शायद कभी मेरी मुलाकात नहीं होती। आज रात मैंने इस्लाम के बारे में मजीद कुछ सवाल पूछे और मैंने कुछ नई चीज़ें सीखी जिनका मुझे पहले पता नहीं था। ये इफ्तार इसलिए भी मुनफरिद है क्योंकि आज यहाँ एक पुलिस ऑफिसर को अपनी कम्युनिटी की खिदमत करने पर सराहा जा रहा है। आपकी पजीराई का शुक्रिया और हमें फख्र है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी फेयरफैक्स काउंटी का हिस्सा है और मैं फिर यही कहूँगा कि हम आपके साथ अच्छे पायदार ताल्लुकात चाहते हैं। इस तरह के इवेंट्स मुसलमान कम्युनिटीज़ और पुलिस ऑफिसर्स को एक दूसरे के करीब आने का मौका फराहम करते हैं और दोनों ही जानिब भरोसे और एतमाद की फ़िज़ा को फ़रोग़ देते हैं। इमाम जौहरी कहते हैं कि 9/11 के बाद मुसलमानों ने अपनी कम्युनिटीज़ के दरवाजे सबके लिए खोल दिए थे ताकि उनके बारे में गलत फहमियाँ दूर हों। ताहम उनके मुताबिक पिछले साल के सदारती इंतखाबात के बाद आज फिर वैसी ही काविशों की ज़रूरत है। ऐसे वाक़े भी हुए कि किसी ने मस्जिद पर फायर बम से हमले की कोशिश की। मैं ये जानता हूँ कि लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन नफरत अंगेज़ पैगामात के मुकाबले में हमें मौसूल होने वाले ज़्यादातर पैगामात मोहब्बत पर मबनी थे। पूरे अमेरिका से बच्चों ने हमें खतूत भेजे कि अमेरिका वो नहीं जो उस एक शख्स ने लिखा। और इस इफ्तार में शरीक अक्सर नौजवानों का ये कहना है कि उन्हें पुलिस ऑफिसर्स से मिलकर अच्छा लगता है, लेकिन इनमें से कुछ ऑफिसर्स से मिलने के बाद इस शोबे की जानिब मायल हैं।
میں ایک آفیسر سے بات کر رہا تھا، ان کا نام آفیسر ایڈی ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ سعودی عرب میں مرین کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے چکے ہیں اور میں وہیں سے ہوں. تو مجھے یہ بہت اچھا لگا جب انہوں نے مجھے بتایا. یہ حیران کن ہے. امام جوہری کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں انٹرفیت اور خصوصاً قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل بیٹھ کر افطار کرنے سے مسلم کمیونٹی کی پولیس کو لے کر جھجک جاتی رہتی ہے، اور وہ نہ صرف خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں بلکہ انہیں پتہ ہے کہ پریشانی کی صورت میں وہ اپنے لوکل پولیس آفیسر سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں. صبا شاہ خان، اردو VOA، واشنگٹن. کے بعد جب نے جو ڈی سی یونائیٹڈ کے گول کیپر کا پیغام سنا تو بل حمید کی زبردست بات یہ ہے کہ وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پریکٹس بھی مس نہیں کر رہے. بالکل، اور اتنی گرمی میں اور اتنے لمبے لمبے روزے رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن نہ صرف وہ بلکہ ان کی پوری ٹیم بھی ان کا ساتھ دیتی ہے. تو یہی اس معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ لوگوں کی جو مختلف کہہ لیجئے کہ کمٹمنٹس ہیں ان کا لوگ مل کے خیال رکھتے ہیں. سو دیٹس کوائٹ ونڈرفل. ویل، یہاں پہ ہمارا آج کا شو ہو رہا ہے ختم. ویو 360 آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu. اب پیر کو آپ سے پھر ملیں گے. Have a nice weekend.